Hello guys, welcome you to my new video of chapter 1, The Living World. Now in today's video, we will learn about taxonomical aids. Taxonomical aids. They are useful in agriculture, forestry and industry. These studies are essential for knowing our bioresources and biodiversity. Taxonomic work involves studies both in field and in laboratory. टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी मदद में आते हैं. These studies are essential for knowing our bioresources and biodiversity. टेक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से हम बायोरिसोर्सेज और अपनी बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से जान पाते हैं, उनकी स्टडी अच्छे से कर पाते हैं. Taxonomic work involves studies both in field and in laboratory. Taxonomic work की स्टडीज फील्ड में भी होती है और लेबोरेटरी में भी होती है. Taxonomists have developed different types of taxonomic aids to help in identification, nomenclature and classification of organisms. Taxonomist ने काफ़ी टाइप के अलग अलग टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स बनाए हैं जिससे वो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उन्हें नॉमेनक्लेचर मतलब उनकी नेमिंग कर सकें, उन्हें क्लासिफाई कर सकें. The important taxonomic aids are herbaria, botanical gardens, म्यूजियम्स, zoological parks and keys. कुछ important taxonomic aids हैं जो कि हर्बेरिया, botanical gardens, म्यूजियम्स, zoological parks and keys हैं. अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि हर्बेरिया या हर्बेरियम क्या होता है. The first one is herbarium. It is a depository of plant specimens in dry condition. The specimens are dried, mounted on a paper and properly labeled. हर्बेरियम में क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट स्पेसिमेन, चाहे उसका रूट ले लो, आप स्टेम ले लो, लीफ ले लो, उसको उसको ड्राई कंडीशन में, सूखी हुई कंडीशन में आप उसको डिपॉजिट करते हो. द स्पेसिमेंस आर ड्राइड, माउंटेड ऑन अ पेपर एंड प्रॉपरली लेबल्ड. फिर आप उस स्पेसिमेन, अब स्पेसिमेन आपका कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का, आपने स्टेम ले लिया या लीफ ले लिया या रूट ले लिया या कोई फ्लावर ले लिया, उसको ड्राई किया, फिर उसको पेपर पे बाउंड किया या तो चिपका दिया या फिर स्टिच कर दिया और फिर उसको आप लेबल कर रहे हो. अब हर्बेरियम बनाने का प्रोसीजर क्या है? तो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस. जितने भी स्पेसिमेंस अगर आपको मिल रहे हैं, फ्लावर मिल रहा है, स्टेम मिल रहा है, रूट मिल रहा है, लीफ मिल रही है, तो सबसे पहले तो उनका कलेक्शन को कलेक्ट कर लीजिए. फिर दूसरा है प्रेसिंग एंड ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर कंटेंट. उसको आप प्रेस करोगे, उस स्पेसिमेन को जो आपने कलेक्ट किया उसको आप प्रेस करो, उसको आप ड्राई करो, सुखाओ, जिससे जो भी मॉइस्चर, कोई भी वाटर अगर उसके अंदर रह जाता है तो वो रिमूव हो जाए. थर्ड है स्टेरिलाइजेशन और पॉइजनिंग टू प्रिवेंट फंगल अटैक. आप थर्ड वाले उसमें स्टेप में क्या करोगे? स्टेरिलाइज करोगे उसे. ठीक है, स्टेरिलाइज करने से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना रहे, ठीक है, जिससे कोई फंगल अटैक या कोई बैक्टीरियल अटैक ये सब ना हो, इसलिए आप उसे स्टेरिलाइज करोगे. फोर्थ स्टेप है माउंटिंग. माउंटिंग में पेस्टिंग और स्टिचिंग ऑन अ शीट. आप कॉपी की या बुक की शीट पे क्या कर सकते हो? आप उस स्पेसिमेन को आप क्या करोगे? पेस्ट कर सकते हो या फिर स्टिच कर सकते हो. फिर फिफ्थ स्टेप है लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेंस. अब आप स्पेसिमेंस को लेबल करोगे. उसका लोकल नेम, कॉमन इंग्लिश नेम, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, ये सब बताओगे. ठीक है, आपको उसका क्या कॉमन इंग्लिश नेम है वो लिखना पड़ेगा, उसका लोकल नेम क्या है, जनरली उसे किस नाम से बोला जाता है, उसका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, किस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली का नाम, उसका कहाँ से इकट्ठा किया उसको, वो जगह, उस जगह का नाम, डेट, टाइम, कब कलेक्ट किया था आपने उस स्पेसिमेन को, और कलेक्टर्स नेम, किस किस ने उसको कलेक्ट किया था उनके नाम. देन द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट्स. लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि जो हर्बेरियम शीट्स हैं उनको अब आप स्टोर करोगे. Now move to next. Each herbarium sheet is to be labeled properly to avoid confusion.
हर हर्बेरियम शीट, जितनी भी आपके पास हर्बेरियम शीट्स होंगी, उन्हें आप प्रॉपरली लेबल करोगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. The label should carry scientific name along with author's name, local name, name of family, locality, date of collection, name of collector, etc. जो आपने वो स्पेसिमेन पेस्ट किया है या स्टिच किया है उसे आप अच्छे से लेबल करोगे. उसके अंदर उसका साइंटिफिक नेम के साथ साथ आप ऑथर का नाम बताओगे, उसका लोकल नेम बताओगे, मतलब जनरली या कॉमन नेम उसका, किस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम, लोकेलिटी, ठीक है, किस प्लेस, बेसिकली किस जगह से लिया गया है उसका नाम, डेट ऑफ कलेक्शन, वो डेट बतानी पड़ेगी जब आपने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया होगा, नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, एटसेट्रा. The label is pasted on the right hand corner at the bottom of the herbarium sheet. जो लेबल है आप उसे पेस्ट करोगे राइट हैंड कॉर्नर पे. हर्बेरियम शीट के नीचे आप राइट हैंड कॉर्नर पे जाके उस लेबल को पेस्ट करोगे. Information about the collected specimens is published in the form of a book called Flora. तो जो information है, जो भी आपने collect किए specimens, आपने उसकी information दी, तो वो publish होती है एक तरह से book के form में, उसे कहते हैं Flora. It gives a list of total plant species in a particular region together with a brief description of the same. तो बेसिकली अगर मैं फ्लोरा की बात करूं तो फ्लोरा का मतलब होता है कि वो जितने भी टोटल प्लांट, जितनी भी स्पीशीज हैं प्लांट की, उनका टोटल जितनी भी हैं उनका एक तरह से लिस्ट बनाना, एक पर्टिकुलर रीजन में, साथ मतलब एक रीजन में कितने प्लांट हैं टोटल, उन प्लांट की स्पीशीज हैं टोटल, उनकी लिस्ट बनाना विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाँ ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका लोकल नेम है, ये लोकेलिटी है, जो भी है वो सब आप इसके अंदर बताओगे विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम. Some important floras of India are flora of British India, flora of Delhi, flora of Madras, flora of Travancore, etc. तो आपने बचपन से सुना होगा फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं. तो फ्लोरा ऑब्वियसली इसमें सब आ जाते हैं आपके प्लांट, जितनी भी स्पीशीज है प्लांट की वो सब, और फौना दैट इज रिलेटेड टू एनिमल स्पीशीज. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. The largest herbarium of the world is Herbarium of Royal Botanical Garden at Kew in England. जो सबसे बड़ा herbarium है वर्ल्ड का वो है Herbarium of Royal Botanical Garden at Kew in England. इंडिया में लार्जेस्ट हर्बेरियम है. द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बोटानिकल गार्डन एट कोलकाता, एस्टैब्लिश्ड इन 1787. जो लार्जेस्ट हर्बेरियम अगर मैं इंडिया में बात करूं, वर्ल्ड में तो आपका हो गया हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड, और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो वो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बोटानिकल गार्डन एट कोलकाता, एस्टैब्लिश्ड इन 1787. Now second one is botanical gardens. अब botanical gardens क्या होते हैं? Botanical gardens are places or institutions that maintain the living plant specimens of different varieties of plants for reference. तो बोटानिकल जैसे नाम सजेस्ट हो रहा है, बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो बॉटनी आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, तो बोटानिकल गार्डन्स ऑब्वियसली जिसमें प्लांट्स स्टोर्ड होंगे या रखे गए होंगे. तो बोटानिकल गार्डन्स वो जगहें हैं या वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस, जो जानदार प्लांट स्पेसिमेंस हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ऑब्वियसली कोई प्लांट है तो उसको रखना अलग अलग वेराइटीज के. ठीक है, तो बोटानिकल गार्डन्स की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स वेराइटीज बट इन द लिविंग फॉर्म. A botanical garden contains plant species from various corners of the world. Obviously botanical garden है तो इसमें एक specific species तो नहीं होगी, इसमें तो बहुत तरह की plant की species होंगी जो अलग अलग corners से आ रही हैं world के. Plant species in botanical garden are grown for identification purpose. प्लांट स्पीशीज बोटानिकल गार्डन में ग्रो कराई जाती हैं, उगाई जाती हैं, किस पर्पस से? आइडेंटिफिकेशन, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें. ईच प्लांट इज लेबल्ड, और उसी तरह से हर एक प्लांट को फिर लेबल किया जाता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन. द लेबल शुड कैरी इट्स बोटानिकल नेम एंड इट्स फैमिली. तो जो आप अब एक प्लांट आपने लगाया है बोटानिकल गार्डन में सपोज, तो उस प्लांट का आप
लेबल करोगे, उसको लेबलिंग करोगे कैसे? आप उसका बोटेनिकल नेम बताओगे, उसकी फैमिली बताओगे, किस फैमिली से बिलोंग करता है। Botanical garden has greenhouses, a library, a herbarium, research laboratory, etc. Botanical garden में green houses होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी होती है, हर्बेरियम, रिसर्च लैबोरेटरी एटसेट्रा, ये सब होता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट merely अ गार्डन बट अ बोटानिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये हम एक गार्डन नहीं बोल सकते, इसको इसको कह सकते हैं एक बोटानिकल इंस्टीट्यूशन। एट प्रेजेंट देयर आर ओवर 600 बोटानिकल गार्डन्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं अभी की बात करूं तो अब तक 600 बोटानिकल गार्डन्स पूरी दुनिया में प्रेजेंट हैं। The hanging gardens of Babylon are considered among the wonders of the ancient world. बेबीलोन्स का हैंगिंग गार्डन्स नाम का एक बोटानिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि एंशियंट वर्ल्ड में वंडर्स माना जाता है। The largest botanical garden of the world is Royal Botanical Garden at Kew in England। जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन जो दुनिया का है वो है रॉयल बोटानिकल गार्डन जो क्यू में मौजूद है इन इंग्लैंड। इट इज़ कॉल्ड द बोटानिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक और नाम आप दे सकते हो इसको कि ये बोटानिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से भी जाना जाता है। बेंथम एंड हुकर वर एसोसिएटेड विद दिस गार्डन। इस गार्डन से जो एसोसिएटेड हैं वो बेंथम और हुकर हैं। ओके। द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज इंडियन बोटानिकल गार्डन एट कोलकाता। ये भी मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन इन एशिया इज ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन थिरुवनंतपुरम इन केरला। अब अगर मैं लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन की बात करूं जो एशिया में प्रेजेंट है तो वो है ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में प्रेजेंट है। थर्ड वन इज म्यूजियम। It is the institution where artistic and educational plants or animals are preserved, stored and exhibited to public। तो आप लोगों ने सुना होगा म्यूज़ियम के बारे में कि म्यूज़ियम में क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप प्लांट्स को या एनिमल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हो, स्टोर करके रखते हो, जिससे लोग आएँ, उन्हें देखें, उनके बारे में जानें। देयर आर नेचुरल साइंस म्यूज़ियम एंड जूलॉजिकल म्यूज़ियम। All colleges maintain museums in botany and zoology departments। जितने भी colleges हैं वो museums रखते हैं botany में और zoology डिपार्टमेंट्स में। तो बॉटनी ऑब्वियसली उसमें प्लांट के आपको म्यूजियम्स मिलेंगे, उसमें प्लांट्स की वैरायटीज देखने को मिलेंगी, जानने के बारे में मिलेगा किस बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग करता है या किस इसका साइंटिफिक नेम क्या है। जूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सारे आपको एनिमल्स मिलेंगे, तो उसमें आप एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जानोगे कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या इसका जीनस है, स्पीशीज़ है। ओके। एनिमल्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स। एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम्स में। द स्पेसिमेंस आर फिक्स्ड इन द जार्स और कंटेनर्स इन केमिकल सॉल्यूशंस एंड आर प्रिजर्व फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। स्पेसिमेंस जैसे कि आपने उनका कोई बॉडी पार्ट रख लिया या पूरी बॉडी रख ली, ठीक है, तो वो आप किस में फिक्स करके रखते हो, उसे किस में स्टोर करके रख सकते हो, उसे जार या कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन वो जार और कंटेनर एक केमिकल सॉल्यूशन से भरा होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप उस स्पेसिमेन को, एनिमल स्पेसिमेन को आप प्रिजर्व करके रख सको काफ़ी देर तक। द स्पेसिमेंस आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल्ड। अब वो जो स्पेसिमेंस हैं उसमें उस जार पे नीचे आप लेबल होता है कि किस फैमिली से है या किस स्पीशी का है, ये इसका कॉमन नेम क्या है या इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब तो अच्छे से करेक्टली ऑर्डर या अच्छे ऑर्डर में, बहुत सही ऑर्डर में आइडेंटिफाई और लेबल होता है। दे आर स्टोर्ड एंड अ कैटलॉग इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो उन्हें स्टोर करके रखते हैं और फ्यूचर में अगर किसी को जानना है फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे उसको कैटलॉग में भी प्रिपेयर किया जाता है। Plants and animal specimens are also preserved as dry specimens। Plants और animals के specimens, मैंने जैसे plants का आपको बताया था specimen किस तरह से आप dry करोगे, फिर उसको माउंट करोगे, फिर उसको लेबल करोगे हर्बेरियम में, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे ही plants और animal specimens को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो
as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. Insects को आप किस तरह से preserve करते हो? उनको insect boxes में रखा जाता है. जब आप उनको कलेक्ट करते हो, उनको मारते हो, फिर उनमें पिन्स वगैरह लगा के उन्हें एक इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व या स्टोर किया जाता है. बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. बर्ड्स और मैमल्स को भी स्टफ किया जाता है एंड देन प्रिजर्व किया जाता है. एनिमल स्केलेटन्स आर ऑल्सो केप्ट इन म्यूजियम्स. एनिमल के भी स्केलेटन्स जो हैं वो म्यूजियम्स में देखे जाते हैं, रखे जाते हैं. नाउ फोर्थ वन इज कीज. A key is a tool by which each species in a group of organisms may be identified. तो की एक तरह का टूल है जिससे आप क्या कर सकते हो, हर स्पीशीज को, मतलब जितनी भी स्पीशीज हैं एक ग्रुप में, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए. तो ऑब्वियसली सी बात है, स्पीशीज ऑर्गेनिज्म से ही होंगी, तो उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं उन ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द की. ओके या फिर मैं एक और इसकी डेफिनेशन बोल दूं तो ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. तो ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसे किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. और किस बेसिस पे किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. उनमें कितनी चीज़ें मिलती जुलती हैं, कितनी चीज़ें उनकी मिलती जुलती नहीं हैं, तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे. और उस आइडेंटिफिकेशन को कौन प्रोवाइड करता है? तो वो की प्रोवाइड करती है. It is prepared by a taxonomist to help other biologists to identify the species. तो taxonomist, obviously taxonomist क्या होंगे? जिन्होंने taxonomy स्टडी की है. ठीक है, तो ये जो टेक्सोनॉमिस्ट है ये दूसरे बायोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि स्पीशीज को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. टेक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. टेक्सोनॉमिक कीज जो हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या कह सकती हूँ मैं टू डिफरेंट या ऑपोजिट कैरेक्टर्स पे बेस्ड है. द कैरेक्टर्स आर इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. कैरेक्टर्स जो हैं या फीचर्स जो हैं वो पेयर में होते हैं और उसी को हम कहते हैं कपलेट. ओके. Key may be of two types, indented key and bracketed key. Key दो टाइप की होती हैं, एक indented key होती है और दूसरी होती है bracketed key. If a key provides sequence of choices between two or more statements of characters of a species, it is called indented key. Each statement in a key is called a lead. अगर अब दो तरह की कीज बताई मैंने, एक आपको बताई इंडेंटेड की और एक ब्रैकेटेड की. तो अब हम पढ़ेंगे इंडेंटेड की क्या होती है. अगर कोई की जो है प्रोवाइड सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स. ठीक है, किसी भी जो कैरेक्टर है और कैरेक्टर में कोई भी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो वो की चॉइसेस, सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस को बताती है. ठीक है, उसे कहते हैं हम इंडेंटेड की. और हर एक स्टेटमेंट उस की में क्या कहलाया जाता है? लीड. ओके तो अगर की प्रोवाइड कर रही है सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस, दो कैरेक्टर्स हैं आपके, तीन कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में आपको चॉइसेस का सीक्वेंस मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चॉइसेस मिल रही हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडेंटेड की. और हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, या हर एक चॉइस आपकी क्या होगी इस की में? लीड कहलाएगी. सेकेंड है अब ब्रैकेटेड की क्या होता है. तो इफ द पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नॉट रिपीटेड बाय सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इज गिवन अ नंबर इन ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड ब्रैकेटेड की. तो ब्रैकेटेड की में क्या होता है, जो आपके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो अपोजिट हैं एक दूसरे से या जो अलग हैं कैरेक्टर्स, उन उनका पेयर बेसिकली वो रिपीट नहीं होता. सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स को डिवाइड करने वाले कैरेक्टर्स से वो रिपीटेड नहीं होता, और हर एक कैरेक्टर जो है वो एक नंबर से दिया होता है, उसे कहते हैं ब्रैकेटेड की. अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगी. ठीक है, तो थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अब. तो एग्जाम्पल ऑफ एन इंडेंटेड की ऑन रोडोडेंड्रॉन. तो रोडोडेंड्रॉन बेसिकली एक प्लांट है.
ठीक है, वुडी प्लांट है और इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो मैंने उसका एग्जाम्पल ले लिया है सिंपल समझाने के लिए आपको। तो जैसे इसमें ये फर्स्ट ए पॉइंट, फ्लावर्स इन शेड ऑफ रेड। ठीक है, तो इसकी दो चॉइसेस हैं, आपको दिख रहा है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको दिख जाएंगे। तो सेकंड ए पॉइंट, फ्लावर्स ब्लड रेड, लीव्स oblong, ovate, leathery and thick matty texture। अगर ये सब क्वालिटीज मिल रही हैं आपको प्लांट में या तो वो है आपका रोडोडेंड्रॉन सिकिमेंस। ओके, ये है साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट, जिसमें आपको फ्लावर्स ब्लड रेड कलर के मिलेंगे, उनकी लीव्स आपको ओब्लोंग ओवेट मिलेगी, लेदरी थिक मैटी टेक्सचर मिलेगा उसका। तो वो किस प्लांट को बिलोंग करेंगे? वो करेंगे रोडोडेंड्रॉन सिकिमेंस को। अब इसी में अब चॉइस टू का ए पार्ट था, अब दूसरा है टू का ही बी पार्ट। ठीक है, तो फ्लावर्स क्रिम्सन रेड, लीव्स ब्रॉड ओवल टू एलिप्टिक ओब्लोंग शाइनी ग्रीन अबव। तो वो किस प्लांट को बिलोंग करेंगे? वो है रोडोडेंड्रॉन फल्जेंस। ठीक है, तो अब इसके अंदर इस प्लांट की क्वालिटीज थोड़ी अलग हैं। इसमें फ्लावर्स क्रिम्सन रेड मिल रहे हैं, लीव्स आपको ब्रॉड मिल रही हैं, ओवल टू एलिप्टिक ओब्लोंग मिल रहा है, शाइनी ग्रीन अबव, ये सब। तो ये वाला प्लांट किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है रोडोडेंड्रॉन फल्जेंस को। तो एक आपका जो फर्स्ट ए का था उसमें दो चॉइसेस थी और दोनों चॉइसेस को आप नंबरिंग सेम रख रहे हो। ठीक है, 2A एंड 2B। नाउ सेकंड 1B, फ्लावर्स इन शेड ऑफ रोज पिंक। अब रोज पिंक शेड में है अगर फ्लावर्स, तो इसका हो सकता है अब 3A लेंगे हम। ठीक है, 3A कैलिक्स 3 to 5 मिलीमीटर लॉन्ग, लीफ अंडर सरफेस कवर्ड विद टफ्स ऑफ ब्राउन हेयर। तो वो किस प्लांट को बिलोंग करेगा? रोडोडेंड्रॉन वेलिची। ठीक है, अगर ये सारी क्वालिटीज मिल रही हैं प्लांट में तो वो मतलब किससे बिलोंग करेगा? उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा प्लांट का? वो होगा आपका रोडोडेंड्रॉन वेलिची। अब ऐसे ही चॉइस सेकंड चॉइस में आ रहे हैं, लेकिन ये अगेन नंबर सेम है, 3 का बी पार्ट, calyx obscure 1 to 2 millimeter long, leaf under surface covered with continuous indumentum। ठीक है, तो अब ये जो क्वालिटीज है इसमें इन्होंने नाम नहीं बताया। ठीक है, एक और चॉइस में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे चार चॉइसेस मिल रही हैं आपको फर्स्ट बी में। 3A जो मैंने आपको बता दिया है, 3B जिसमें अभी मुझे पता नहीं चला है कि कौन सा प्लांट है इसका। तो हम नेक्स्ट चॉइस पे आ जाते हैं। तो ये नेक्स्ट चॉइस है 4A, corolla in shades of deep rose pink, flushed externally with red purple young leaves, एरोगिनोज, लीफ मार्जिन्स enrolled। अगर ये सारी क्वालिटीज मिल रही हैं तो वो है आपका प्लांट आर एरोगिनोसम। ठीक है, अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 4B। तो चॉइसेस आप देख रहे हो, स्टेटमेंट है एक सिंपल, फ्लावर्स एंड शेड ऑफ रोज पिंक, इसमें आपको चॉइसेस मिल रही हैं 3A 3B, नंबरिंग सेम है। फिर नेक्स्ट चेंज हो जाता है थोड़ा, कोरोला वाली चीज आ जाती है। जैसे थर्ड वाले में आप कैलिक्स की बात कर रहे थे, कैलिक्स 3 to 5 मिलीमीटर लॉन्ग, कैलिक्स ऑब्सक्योर, तो उसमें मैंने थर्ड पॉइंट रखा लेकिन A B रखा। अब यहाँ पे कोरोला की बात करूंगी तो कोरोला इज डिफरेंट फ्रॉम कैलिक्स, तो कोरोला आपका फोर्थ पॉइंट बन गया, तो 4A। ठीक है, एंड देन 4B। तो 4B में क्या है? कोरोला पेल लेवेंडर ब्लू, मॉव और रोज पर्पल, रेयरली वाइट, यंग लीव्स, नॉट एरोगिनोज, लीफ मार्जिन्स नॉट एनरोल्ड। तो बेसिकली ये वाले थोड़े ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं ये ऑपोजिट हैं, कंट्रास्टिंग हैं। तो ये किससे बिलोंग करेगा, किस प्लांट से? ये है रोडोडेंड्रॉन कैम्पेन्युलेटम। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल इंडेंटेड की का, कि आपके पास एक स्टेटमेंट है सिंपल, फिर आपके पास क्या हो गया? चॉइसेस हो गई। ठीक है, और वो चॉइसेस सेम नंबर से ही आप उन चॉइसेस को डिनोट कर रहे हो या मेंशन कर रहे हो। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं ब्रैकेटेड की के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रैकेटेड की और रोडोडेंड्रॉन, वही मैंने प्लांट लिया है रोडोडेंड्रॉन। अब इसी पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रैकेटेड की क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ए पॉइंट, फ्लावर्स इन द शेड ऑफ रेड।
इसमें लिखा हुआ है, आप देखोगे गो टू टू, तो आप सेकंड पॉइंट पे जाओगे। सेकंड पॉइंट में 2A भी आपको मिल रहा है और 2B भी आपको मिल रहा है, तो आपको वो ये दोनों स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ए का है फ्लावर्स इन द शेड ऑफ रेड, तो फ्लावर्स ब्लड रेड, लीव्स oblong, ovate, leathery and thicky matty texture। कौन से प्लांट को बिलोंग कर रहा था ये? पहली स्लाइड में भी आपने देखा था, इट बिलोंग्स टू आर सिकीमेंस। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले पॉइंट में ये वाला इन्वॉल्व हो जाएगा। और सेकंड बी क्या है? फ्लावर्स क्रिम्सन रेड, लीव्स ब्रॉड ओवल टू एलिप्टिक oblong, शाइनी ग्रीन अबव, दिस प्लांट बिलोंग्स टू आर फल्जेंस। ठीक है, तो फ्लावर्स इन द शेड ऑफ रेड में आपके दोनों स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है फ्लावर्स ब्लड रेड हो रहा है, फ्लावर्स क्रिम्सन रेड हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड है, अब आप दूसरा पढ़ोगे तो उसमें है फर्स्ट बी फ्लावर्स इन द शेड ऑफ रोज पिंक। अच्छा, पिंक रोज पिंक शेड में जो फ्लावर्स हैं उसमें दिखा रहे हैं आपको कि गो टू थर्ड पॉइंट पे जाइए, तो थर्ड उस पे जाइए नंबर पे, तो 3A भी आ रहा है इसमें और 3B भी आ रहा है। तो 3A में है कैलिक्स 3 to 5 मिलीमीटर लॉन्ग, लीफ अंडर सरफेस कवर्ड विथ टफ्स ऑफ ब्राउन हेयर। और ये किस प्लांट को बिलोंग करता है? ये करता है आर वेलिची को। और 3B किसको 3B पढ़ते हैं हम, तो 3B में क्या है? कैलिक्स ऑब्सक्योर 1 to 2 मिलीमीटर लॉन्ग, लीफ अंडर सरफेस कवर्ड विथ कॉन्टिन्यूअस इंड्यूमेंटम। ठीक है, तो अब इसमें तो प्लांट इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन एक चीज लिखी है गो टू 4। अब इस वाले पॉइंट में हम फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में क्या है आपका? 4A भी आ रहा है इसके अंदर और 4B भी आ रहा है। तो 4A पढ़ेंगे अब, corolla in shade of deep rose pink, flushed externally with red purple young leaves, aeruginose, leaf margin enrolled। ये किस प्लांट को बिलोंग करेगा? आर एरुगिनोसम। ठीक है, और फोर्थ बी देखिए, तो कोरोला पेल लेवेंडर ब्लू, मॉव और रोज पर्पल, रेयरली वाइट, यंग लीव्स नॉट एरोगिनोज, लीफ मार्जिन नॉट एनरोल्ड। तो ये किस प्लांट को बिलोंग कर रहा था? ये कर रहा था आर कैम्पेन्यूलेटम। ठीक है, तो ये है ब्रैकेटेड की का एग्जाम्पल। इसके अंदर आपको सिंपल इन्होंने दे रखा है कि गो टू 2 या गो टू 3, गो टू 4, ऐसे करके आप फिर उन फोर्थ पॉइंट पे जाइए। अब वो फोर्थ या उस पॉइंट में जितने भी आपका A B C अगर है तो आप उन तीनों को इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल ब्रैकेटेड की का। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, that is zoological parks. So zoological parks are the places where animals are kept in protected environment under human care. Zoological parks वो places हैं जहाँ पे animals को रखा जाता है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमंस उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव हो नेचर में। ठीक है, दीज इनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। अब जूलॉजिकल पार्क्स ऑब्वियसली जब जाते हो तो आप देखते हो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको, उन्हें आपको पता चलता है उनके फूड हैबिट्स क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड इज द जूलॉजिकल पार्क ऑफ क्रूगर इन साउथ अफ्रीका। जो सबसे बड़ा जू है वर्ल्ड में वो क्या है? जूलॉजिकल पार्क है क्रूगर का, साउथ अफ्रीका में। द लार्जेस्ट जू इन इंडिया इज द जू ऑफ कोलकाता। जो सबसे बड़ा जू है इंडिया में वो क्या है? कोलकाता, जू ऑफ कोलकाता, कोलकाता का जू। ओके, नेक्स्ट इज अदर टेक्सोनॉमिक एड्स। और दूसरे टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो besides the above mentioned taxonomic aids, flora, manuals, monographs and catalogs also serve as taxonomic aids for correct identification. तो जो टैक्सोनॉमिक एड्स अभी हमने पढ़े हैं इसमें अब हम साथ में और पढ़ सकते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स के बारे में। ये भी टैक्सोनॉमिक एड्स की तरह काम करते हैं जिससे अच्छे से किसी ऑर्गेनिज्म को आप करेक्टली प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सको। फ्लोरा, these contain the actual account of habitat and distribution of plant species of a given area. ठीक है, फ्लोरा में क्या आता है आपका? ये एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, उन प्लेसेस को रखता है या
उनको कंटेन करता है, उन प्लेसेस को कंटेन करता है, या उन एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स हैं, कितनी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या क्या उनका हैबिटेट है, कहाँ कहाँ वो प्लेस है उनका रहने का, तो ये सब फ्लोरा में आ जाता है। इट प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू प्लांट्स अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये एक तरह से प्लांट्स का इंडेक्स बताता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, कोई एक एरिया है, उसमें कितने प्लांट्स हैं, उसका इंडेक्स मान लो इसको। हुकर कंपाइल्ड फर्स्ट कंप्लीट फ्लोरा ऑफ इंडिया। हुकर जो है उसने सबसे पहले इंडिया का फ्लोरा कंप्लीट किया था। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? These are handbooks which provide the available information of any one taxon, family और genus। तो ये हैंडबुक्स होती हैं जो कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बताई जाती हैं किसी भी एक टैक्सॉन को। तो बेसिकली कोई भी एक जीनस, पूरा एक कंप्लीट जीनस या पूरी एक कंप्लीट फैमिली या पूरा एक कंप्लीट टैक्सॉन इसके अंदर बताया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बताई जाती है। Third one is manuals. These provide information for identification of names of species occurring in an area. Manuals क्या बताता है? ये information देता है for identification of names of species. किसी एरिया में कोई कितनी species हैं, उनके क्या नाम हैं, उनको identify करने में help करता है manuals. They also help in correct identification. Correct identification properly, सही तरीके से, सही ढंग से ये organism या species identify है, इसको भी manuals बताता है। Then next one is catalog. These provide the list of publications. ये publications की list बताता है आपको। The publications publish the books. Obviously सी बात है, सबको पता है publications जो हैं वो क्या करते हैं, books को publish करते हैं, periodicals को और dictionaries को बताए जाते मतलब publish करते हैं, which provide new information for taxonomic studies, जो कि नई नई information देता है taxonomic studies के लिए। ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।